better than Barbie. Exact. मतलब I didn't like Barbie. मतलब I liked it but You watched Barbie? I did because एक craze था ओपन में Barbie दोनों एक साथ देखने का. ये Barbie was a good movie. I like watching movies. हाँ फिर तो ये तो love it. सीरीज बताओ Netflix पे, Amazon. But preparation के time में in general I used to rewatch वही TV series जो मैंने पहले देखा हुआ है. So I used to watch I think every day. अभी भी देखता हूँ Big Bang Theory every day. Big Bang. Changes in मेरे इंटरव्यू में था उन्होंने पूछा था वेब सीरीज, उन्होंने कहा एनी इंडियन वेब सीरीज, तो मैंने मेड इन हेवन बोला, तो सर वाज लाइक चेयरपर्सन की मेड इन हेवन इज द बेस्ट वेब सीरीज इन द वर्ल्ड. तो मैंने कहा ओह गॉड. I think the heavens blessed you. हाँ मैम वो कंट्रोवर्शियल हो जाता है बस इसलिए. नहीं. तो ये मेरा अटेम्प्ट था जो मैंने किसी को नहीं बताया था, मैं अटेम्प्ट दे रही हूँ. सिर्फ 2-3 लोगों को पता था. भाई सोशल प्रेशर इतना होता है ना फ्रेंड्स से, फैमिली से. अक्सर बच्चे जब आते हैं ना, फर्स्ट आते हैं नए तो उनका टारगेट होता है फर्स्ट ईयर, फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट रैंक. एंड मैम इसका रियलिटी था. ये गाना लिखा गया था पाकिस्तान और बांग्लादेश का जब वो डिवीजन हुआ ना, ये हमसफर वहाँ पे बांग्लादेश को बोला गया है. ये गाना उस एस्पेक्ट में लिखा गया था एंड दे यूज्ड इट इन द सीरीज. ये मैंने कहीं पढ़ा था. नहीं, एक 3 दोस्तों वाली भी थी, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी. मतलब खैर वो मैम बहुत कंट्रोवर्शियल कंट्रोवर्शियल नहीं, ज्यादा प्रमोशन हो गया. ये तो कट कर देंगे और कहेंगे देशद्रोही लिखते हैं ना सीधा. लिखेंगे. क्लास में एक दिन ऐसी कुछ बात हुई एंड वी वर डिस्कसिंग समथिंग, तो मैंने कहा मैम ये तो वैसा हो गया. मैंने कैसा? तो मोए हो गया. सबसे बड़ा हर्डल क्या महसूस होता था? हर्डल में आंसर राइटिंग का थोड़ा सा इशू होता था, अगर हम इसी की बात करें तो, क्योंकि वही ऐसा मेंटल बैरियर था कि इंजीनियरिंग से हैं तो ये सब्जेक्टिव वाली चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल होंगी. बस वो आई गेस मेंटल बैरियर ही था. जब लिखना स्टार्ट किया तो मज़ा भी आने लगा. फिर सबसे बड़ा फॉर मी आई थिंक अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ यूपीएससी मैम कि इस बार का ही प्री जो आया था सीसैट बिल्कुल चेंज पैटर्न, और प्री का जो GS1 अपना वो भी पूरा चेंज. तो वो एक जो डर आता है ना उस अनप्रेडिक्टेबिलिटी से, अभी वो 16 जून जो दे रहे हैं ना, वो सुन के दूसरों का खुद को डर फील होता है. वो बहुत डर लगता है उस चीज से अभी भी. तो मैं जब रिजल्ट जब तक नहीं था, मैं जब प्रिपरेशन लोगों ने स्टार्ट कर दी ना, तो मैं यही प्रे करती थी, भगवान इस बार प्री नहीं देना प्लीज लिस्ट पे नाम दे दो. वो बहुत मेंटली बहुत डिस्टर्ब करता है वो फेज जो है. स्पेशली प्री वाला फेज सबसे ज्यादा करता है. लाइक आपका प्री क्लियर होता है ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है फिर कि हाँ कुछ तो किया है, अचीव करा, कुछ तो किया है. तो वो जो प्री स्पेशली वो बहुत ये थोड़ा सा वो भी हो गया है ना कि थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल बहुत ज्यादा. क्योंकि वो क्वेश्चंस कुछ ऐसे एग्जॉटिक वो यूपीएससी की वजह से हमेशा से आते हैं. हमेशा से आते हैं. अब क्या है ना, लेकिन वो क्या होता है कि उन क्वेश्चंस का हल्ला ज्यादा मचता है सोशल मीडिया पे भी, मार्केट में भी, कि वो अभी गिलहरी के बारे में पूछ लिया तो गिलहरी के बारे में पूछ लिया तो हाथी, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, बटर सब पढ़ो अब. और यूपीएससी में है भी उनका कुछ पता नहीं कौन एग्जाम ये डिजाइन करते हैं. कभी क्या कुछ ना कुछ. मुझे गिलहरियां पहले अच्छी लगती थी, अब अच्छी लगती. एग्जाम देके जब लौटे थे ना हम लोग तो वी वर लाइक कि अब से नेट जियो देखा करेंगे. मतलब नीचे रखती है खोद के कि नहीं रखती है, कहाँ रखती है, ओरेंगुटेन क्या करता है. मतलब वो चीज मैंने किसी की रील में देखी थी ओरेंगुटेन वाली. तो कहीं ना कहीं मेरे कार्टून में वो स्क्विरल देखा था. जब मैंने कार्टून में आता है ना जो वो आता है ना, तो किसी कार्टून में ऐसे दिखाया था कि वो ऐसे करके ना उसमें डाल रही थी. वैसे तो पेड़ों पे जाते हुए दिखती है गिलहरी ज्यादातर,
तो आई वाज लाइक कि यार वो कार्टून में था, शायद ये होना, मतलब मैंने एग्जाम नहीं दिया लेकिन मैंने जब बाद में क्वेश्चन देखा तो लॉजिक। नहीं मैम, ये भी है, जो नई एग्जाम देते बाहर आके अगर देखे ना पेपर, हाँ। वो अलग पर्सपेक्टिव, अलग होता है। एग्जाम हॉल में लाइक मेंटली आप कुछ और ही सोच रहे होते कुछ और ही आता है दिमाग में। मतलब यू फील कि माय 1 year of preparation is condensed in 2 hours, तो इफ आई डोंट परफॉर्म इन 2 घंटे तो पूरा 1 साल फिर से बैठना पड़ेगा। नया तो स्टार्ट वो होगा बहुत डर था वो प्रीलिम्स देना। प्रीलिम्स अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग एक टाइम है। अच्छा, अगर एडवाइस देनी हो प्रीलिम्स के लिए तो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रीलिम्स किसने क्लियर करे हैं? आपने एक, मैंने 2 मैम, आप 2 ही क्लियर किए। ओहो, ये तो तो टाइम आई हो गया। दोनों दे देते हैं एक। मैं तो बोलूंगी PYQs, ऑब्वियसली हाँ, वही एनालाइज करो सबसे ज्यादा डिटेल में। पिछले 5 साल के और भी ज्यादा हाँ, और इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा प्रीलिम्स देते देते वो जो फील होता है ना कि यार ये क्वेश्चन तो आता ही नहीं, उसको अपन को जो एंजाइटी वाली चेन स्टार्ट होती है ना, वहीं ब्रेक करना है, वरना वो इजी क्वेश्चन भी खराब होते हैं। 21 में मैंने असेंडिंग को डिसेंडिंग पढ़ के किया, नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ वेस्ट, पता नहीं इतने सिली मिस्टेक्स हुए क्योंकि शुरू में मुश्किल क्वेश्चंस आ गए। हाँ, तो वो भी एक ट्रिक है। हाँ, वो नीचे एकदम से डिप्रेशन में बैठे बैठे मैंने पेपर दिया, मे बी ऐसा। हाँ, वो क्या करते हैं ना, शुरुआत के क्वेश्चन हमेशा थोड़ा डिफिकल्ट डाल दिए और उसके बाद इंसान को लगता है पेपर तो गया। हाँ वही, और वहां से वो जो फीलिंग स्टार्ट होती है, फिर दिमाग काम नहीं करता। जिसकी पहली वाली एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री वाली अगर आ गई तो उसके लिए तो प्रेशर और बिल्ड अप होता है, बिकॉज़ यूजुअली इट्स डिफिकल्ट टू स्कोर मेडिवल एंशिएंट हिस्ट्री। पीपल डोंट स्टडी ना वो क्योंकि हाँ उसका स्कोरिंग, क्योंकि मेन आई थिंक उसमें नहीं आता वो मेंस में इसका सिलेबस। और इसका ना पैटर्न देखो, यूपीएससी का इतनी बार बदलता है। पता है जब हमने तैयारी शुरू करी थी, आई गिव माय फर्स्ट अटेम्प्ट इन 2012। ओके, तो उस वक्त पे ना वो कहते थे एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री, वो तो पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है, वो तो छोड़ के चले जाओ। एक क्वेश्चन आएगा उसे छोड़ देना, कौन पढ़ेगा ये सब चीजें। एंड और उस वक्त पे एनवायरनमेंट से भी बहुत ज़्यादा नहीं आता था। हाँ जी, एनवायरनमेंट भी कुछ खास नहीं आता था। और मेजर जो था ना वो हिस्ट्री, पॉलिटी, हिस्ट्री के अंदर भी वो जो फ्रीडम स्ट्रगल, मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट उस टाइम तक फिक्स रहता था। पॉलिटी के इतने, जियो के इतने नहीं, फिक्स तो नहीं था लेकिन वो चेंज होता रहता था एग्जैक्टली ओवर द टाइम। और उन्हीं 1-2 सालों में एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट हो गई, उसी साल चेंज हुई 13-14 के दौरान ही कि ज्यादा क्वेश्चन आ गए एकदम। इस बार तो और भी ज्यादा। सीसैट को भी उन्होंने चेंजेस लाए थे ऑप्शनल। हाँ, और अब देखो एंशिएंट मिडिवल ऐसा हो गया है, एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर के एग्जैक्टली वो आई थिंक वो इवन हर साल होता है। पहले इवन टिल 1920 तक मॉडर्न का इंपॉर्टेंस वाज स्टिल देयर, बट लास्ट 2-3 में मेडिवल, लाइक आई आल्सो हर्ड कि मतलब मैंने तो 2022 में सब भी बोलते मेडिवल मत पढ़ो, एंड आई हैड आल्सो नॉट प्रिपेयर्ड अ लॉट मेडिवल इसी से। बट आप देखेंगे लास्ट टाइम मेडिवल के ज्यादा क्वेश्चंस थे एज कंपेयर्ड टू मॉडर्न, तो काफी थे। तो कुछ छोड़ के जाने का कुछ धर्म नहीं नहीं है। छोड़ना, यू नेवर नो, यू नेवर नो कि कल को पॉलिटी सबसे कम आ जाए, क्या पता। पता चले जो छोड़ के जा रहे हैं वही आ गया। Exactly. साल भर मेहनत करी तो कुछ छोड़ के जाने का धर्म नहीं है। हर बार पॉलिटी के इजी आया करते थे, इस बार वो भी टफ। मतलब आई थिंक लक्ष्मीकांत बेस्ड उतने थे नहीं इस बार। एग्जैक्टली टफर उसके लक्ष्मीकांत से नहीं बन रहे थे। पता है मुझे ऐसा लगता है कि ना जैसे जो स्टैंडर्ड बुक्स भी हैं लक्ष्मीकांत वगैरह ना, इनसे ना बस एक आइडिया बना लो, पढ़ लो, पढ़नी तो है क्योंकि कुछ तो पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ लो और उसके बाद आइडिया बना लो कि मतलब मेरे को वो चीज़ बहुत हेल्प करती थी कि यार ये काम गवर्नमेंट कर सकती है, ये नहीं कर सकती। मतलब एक अंदाज़ा हो जाता है ना कि द वर्किंग का कि अगर पैसा इन्वॉल्व है तो भाई कैबिनेट कम्युनिटी में लोकसभा के मेंबर्स तो होंगे ही, वो ज़्यादा हो, मतलब लॉजिक के होने चाहिए। तो अगर नहीं भी पढ़ी या नहीं भी उसके बारे में याद है तो यू कैन स्टिल कर, जैसे स्कीम्स के क्वेश्चंस होते थे तो हाँ जी, वो लगा लेते थे कि यार ये थोड़ी ना बनाएगी, क्यों बनाएगी गवर्नमेंट, मतलब इसका क्या वो रीजन है। कॉमन सेंस गेट डेवलप, मतलब इंट्यूशन बनने लगता है, बट वो इंट्यूशन बनती है, अंडरस्टैंडिंग। हाँ, मतलब अपने को देख के फील हो जाता है इसका तो ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये नहीं हो सकता। यूपीएससी खेलना चाह बट रहा आई थिंक वो इंट्यूशन भी उसी से बिल्ड होता है कि आपकी अगर जितनी नॉलेज बेस, जितनी हाँ, वाइड correct, हो, correct। जितना ज्यादा रिवाइज करते हैं अपन उसको। कितनी बार रिवाइज किया था? बहुत बार, हम 3 साल में तो आई गेस लक्ष्मीकांत तो 10 से ज्यादा बार हो गई तो खुद के जो नोट्स बने थे स्टार्टिंग से वो तो 20 बार हो गए होंगे आराम से। बिल्कुल, रिवीजन इज द की। रिवीजन इज द की। सबसे बोरिंग येट सबसे इम्पोर्टेंट थिंग। और पता है हर बार अपन रिवाइज करते हैं तो अपने ही नोट्स में कुछ नया सा दिखने लगता है।
हाँ कि अच्छा ये इसका ये भी मतलब था क्या? ये भी मतलब था। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आपका तो ऑप्शनल मैथ्स है ना? हाँ जी, मैथ्स बड़ा हेक्टिक था। मैथ्स कैसे, मतलब कैसे लिया, क्या मतलब ये कहते हैं थॉट प्रोसेस? थॉट प्रोसेस बताता हूँ मैम। 2019 में रिजल्ट आया था 18 वाले, कनिष्क कटारिया टॉप किया था मैथ्स में 361। तो वहाँ से ये डिसाइड हो गया था कि लेंगे तो मैथ्स ही, बस इसीलिए कि बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, टॉपर मैथ्स का होता है, अपन भी कर देंगे। हाँ तो हाउ वाज इट? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ना कंफ्यूजन रहता है कि मतलब हाउ गुड इज मैथ्स, इज इट इजी? बिकॉज मतलब मैं अभी तक ये बच्चों को बोलती थी, इफ आई एम रॉन्ग यू करेक्ट मी, है ना, कि इफ यू टेक मैथ्स ओनली इफ यू आर वेरी गुड एट इट एंड इट इज लेंदी. If you have time, if you have that persistence, then do it. Else you can take some generic topics. वो बाकियों में भी तो हेल्प करेगा ना. But I also would add something. I had taken sociology, but my second preference was maths. एक time से I had confusion कौन सा लूँ, and मेरे apart from the reason कि maths बहुत lengthy है as compared to sociology, और एक reason था कि if we are preparing खुद से sociology का कुछ एक doubt होता है, put that on YouTube and समझ लिया. अगर मैथ्स के किस क्वेश्चन में मैं अटक गया, किसको पूछूं कि इसके बाद स्टेप क्या है? Exactly. So वो चीज था कि आई वुड नीड अ हेल्प, और एक एज अ पीयर, ऐसा कोई मेंटर ना हो बट कोई पीयर हो, एंड आई डिड नॉट हैव एनी. तो वो भी एक मैथ्स में आई थिंक वो चैलेंज बन जाता है कि आप जब आपकी प्रॉब्लम्स आती है वो कोई सॉल्व करने के लिए अगर नहीं है तो वो अनसॉल्व्ड ही रह जाएगी. हाँ, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर नहीं मिलता. Exactly. और कुछ क्वेश्चन यूपीएससी ही डिजाइन करती है, किसी बुक में नहीं मिलता, पता नहीं कहाँ से सोचते हैं वो लोग. तो उनको तो हमको छोड़ना ही पड़ता है कि ये एग्जाम में भी आता तो भी छोड़ देते ऐसा. मैथ्स मैम बड़ा डाइसी सा है, मतलब इट फील्स लाइक कि टॉपर्स मैथ से होते हैं, एंड ऑब्वियसली आई थिंक इस बार का भी जो हाईएस्ट स्कोरर है वो मैथ से ही है, 335 और सो. तो ऐसा लगता है, ऐसा टेम्पटेशन होती है कि मैथ्स ले लो, ये कॉम्पनसेट कर देगा जीएस को. मैंने भी यही सोच के लिया था कि आई माइट नॉट बी गुड एट राइटिंग जीएस आंसर्स, लेकिन मैथ्स वाला कॉम्पनसेट कर देगा. लेकिन इसने मेरे 3 साल तक डेली के 6 घंटे लिए हैं, है ना. और लास्ट के टाइम्स में जब जीएस को ज़्यादा ज़रूरत होती थी तब भी इसने 6 घंटे लिए. तो वो मतलब उल्टा पड़ा है. हालांकि आई स्कोर्ड वेल इन जीएस ऑल्सो, लेकिन अगर उसको और टाइम दिया होता, थोड़ा करंट अफेयर्स, थोड़ा वैल्यू ऐड कुछ किया होता, और सोशो टाइप का सब्जेक्ट होता, तो जीएस 1, 4, इंटरव्यू, एस्से सब में हेल्प किया होता. इसने कहीं हेल्प नहीं किया. एंड ये भी मैं बोलना चाहूँगा कि सीसेट में भी हेल्प नहीं करता है ये. हाँ, कोई लेना देना नहीं है मैथ्स ऑप्शनल का. आई हैव अ फ्रेंड जिसका मैथ्स ऑप्शनल है, सिंसियर स्टूडेंट है. ये मत बोलना सीसेट नहीं हुआ. ही फेल्ड इन सीसेट. तो रीजन भी मैम सीसेट तो डिफिकल्ट था काफी भी. हाँ, एंड इट्स नॉट मैथ्स. मैं देख के लगा अच्छा दिस, तब मुझे थोड़ा 2 मिनट के लगे सोशल नहीं मैथ्स लेना चाहिए था शायद. लेकिन आज अच्छा लगा होगा ना. इंग्लिश वाला पार्ट भी है ना, और वो रीजनिंग है. एक्चुअली मैथ्स हमारे वाली थ्योरेटिकल है प्रॉपर. सो उसमें कोई फायदा वैसा नहीं. और आपका? मेरा एंथ्रोपोलॉजी मैंने चेंज किया था, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से एंथ्रोपोलॉजी लिया था मैंने इस अटेम्प्ट में, तो लकीली हो गया. अच्छा, इसी अटेम्प्ट में? हाँ, इस अटेम्प्ट में ही चेंज किया था मैंने. ब्रेक लिया था, फिर जब नहीं हुआ तो 1 साल पूरा ब्रेक लेके फिर दिया था मैंने ये वाला अटेम्प्ट. 22 वाला नहीं दिया था मैंने. बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, आप में से कोई फिलॉसफी का नहीं है. फिलोसफी का इंटरेस्ट जरूर है मैम. आई टीच फिलॉसफी. आई नो, आपकी एक क्लास देखी भी है मैंने. आई जस्ट लव फिलॉसफी. एज अ सब्जेक्ट सर, खैर सब हम सब अपने अपने सब्जेक्ट्स को बहुत, बट आई हैव अ मतलब प्रॉब्लम विद द ये जो इसका करिकुलम है ना फिलोसफी ऑप्शनल का, इसमें हमको वो नहीं मिलता जो हम एक्चुअली फिलोसोफर बनने जाते हैं ना, कि कुछ ज्ञान मिलेगा कुछ. तो हम वहाँ भी वो बस पढ़ के आ जाते हैं कि उसने क्या बोला. नहीं, इट्स अ ऐसे समझो कि मतलब, खैर मतलब मैं बहुत ही बायस्ड रहती हूँ क्योंकि आई रियली लाइक दैट सब्जेक्ट. लेकिन it's a conversation with 50 odd people. Okay. Who are the best of their field, their school of thoughts. They are the best in the thought process. ठीक है, जैसे कि हमारे बड़े pertinent questions होते हैं कि यार ये दुनिया कैसे बनी, है ना,
आर वी द प्रोडक्ट ऑफ बिग बैंग, इज देयर अ गॉड, या फिर ना इज एवरी सेल लिविंग और ओनली वी आर लिविंग. लाइक if we keep few cells, and if we take few cells of your body and I put it in a petri dish and they are living, is it Rahul? Is this Rahul or is this Rahul? Are both Rahul? ये क्वेश्चंस तो हम कभी-कभी पता नहीं क्यों उठते हैं, आते हैं ना. तो ये जो क्वेश्चंस के जो जवाब है ना कि भाई हम सोल हैं या बॉडी हैं, है ना. व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ? इफ somebody dies, what after death? Is it the end? If it is an end, then again it's a whole different way we will live our lives. And if there is a rebirth, then there is a different way we will make choices, very different choices. अगर हमें पता है भी हम कर्मा का अकाउंट चल रहा है और वो जा रहा है, तो हम अलग टाइप से काम नहीं करेंगे. सारी हमारी टोटल सारी चीज़ों में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा. बट अगेन मैम, हम लोग ऑब्वियसली मेरे हिसाब से मैं गलत हूँ इस चीज़ को, क्योंकि अच्छे से मैंने फिलोसफी नहीं पढ़ी, लेकिन जितने भी फिलोसोफर्स को पढ़ा है उन्होंने हमको बताया है कि मैं ये सोचता हूँ. दे कैन नॉट मेक अस रियलाइज. नहीं, ऐसा होता है कि आपने ना बहुत सारे व्यूज पढ़े. हाँ जी, बहुत सारे. उसने कहा ऐसे बनी. ठीक है, जब पहली बार पढ़ते हैं ना तो सब लगता है सब अलग अलग बातें कर रहे हैं. हाँ, तो इसमें से सही कौन सा है ना. लेकिन जब आप है ना, जैसे वो होता है ना किसी भी सब्जेक्ट के साथ होता है, जब पहली बार पढ़ते हैं तो एक अलग वो आता है इंटरप्रिटेशन, दूसरी तीसरी चौथी बार पढ़ते हैं, जब आपसे 2-3 बार पढ़ लोगे ना, देन एक अलग अपने अंदर ना एक इंसाइट आएगी. अच्छा, इस लेवल पे तो सब यही बात कर रहे हैं. अच्छा, सब यही तो बोल रहे हैं अलग तरीके से. एंड दैट इज समथिंग यू रियलाइज. नोबडी कैन मतलब मेक यू डू दैट. एंड दैट रियलाइजेशन इज वेरी पीसफुल. मतलब ऐसा लगता है कि वो जो छोटे छोटे हमारे ना वो होते हैं ग्रंथियाँ कह लो या नॉट्स, है ना, लॉट ऑफ नॉट्स वी कैरी विद आवर ओन सेल्स, वो रिजॉल्व हो जाती है कि यार अच्छा ठीक है, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है. ऑल ऑफ दिस लाइक आई विल गिव एन एग्जांपल कि बुद्धिज्म एंड शंकराचार्य बोथ आर वेरी ऑपोजिट पोल्स इन इंडियन फिलोसफी. बुद्धा क्या कहते हैं? बुद्धा कहते हैं वर्ल्ड इज टेम्पररी, नथिंग, एवरीथिंग चेंजेस एवरी मोमेंट. क्षणिकवाद. हाँ जी, क्षणिकवाद है, सब कुछ हर वक्त चेंज हो रहा है. शंकराचार्य कहते हैं एकदम सब कुछ इटर्नलिज्म, जो है वही ब्रह्म है और ब्रह्म हमेशा है, हमेशा था, हमेशा रहेगा, है ना, कुछ चेंज नहीं हो रहा. अब ऐसा लग रहा है ना कि कितनी ऑपोजिट है ना. ऑपोजिट नहीं है. ये जो चेंज हो रहा है ये एक ओवरऑल इटर्नलिज्म के भीतर हो रहा है. अपने आप में चेंज तो इटर्नल हो गया ना. कुछ तो इटर्नल है, चेंज है, लेकिन चेंज तो अपने आप में इटर्नल है. दैट इटर्नलिज्म, दैट वन थिंग विच इज कांस्टेंट. अब वो आप जब उसको थोड़ा और इंटरप्रिटेशन करके और उस तरह से समझते हैं, देन यू रियलाइज के यार अंत में कह तो दोनों सेम चीज रहे हैं. थोड़ी भाषा या थोड़ी वो अलग है, परसेप्शन, नजरिया थोड़ा अलग है. हाँ, नजरिया थोड़ा अलग है. मतलब ये एक उसमें जैनिज्म में पढ़ते हैं शायद कि हाथी है, किसी ने पूंछ बताई कि पूंछ हाथी है. वही वाला है स्यादवाद. ये एथिक्स में पढ़ते हैं. स्यादवाद. एथिक्स का क्या ओपिनियन है? कैसे करा एथिक्स की तैयारी? एथिक्स की आई फेल्ट कि जितना ज्यादा नेचुरल आप लिखोगे ना, मतलब किसी की सुनना मत उसमें, क्योंकि मेंटर्स बट दे विल ट्राई कि जितने भी वो स्टूडेंट्स को बात कर रहे होंगे उनको सबको सेम टाइप का लिखवाना चाहेंगे. आप अपने खुद के एग्जांपल्स उठाओ, एक्सप्लोर करो कि आपके दिमाग में कौन सी मूवी आ रही है ना. मैंने तारे ज़मीं पर ना और अलीगढ़, मतलब जो मैंने एक्चुअली देखी थी ना, उनके अच्छे वाले एग्जांपल्स में लिख पाया. कोट्स मैंने खुद के धीरे धीरे डेवलप कर लिए, ये वाले सूट करेंगे, जहां मन करेगा चिपका दूंगा. हाँ, एग्जैक्टली सेम. आई हैड टेकन अप एक टॉपर के नोट्स. जयंत नहाता करके टॉपर है, उनकी बहुत अच्छी नोट है. मेरे टेबल कि हर वैल्यू का एक कोटेशन एंड क्या डेफिनेशन, ब्यूरोक्रेट का एग्जाम्पल, प्रोफेशनल एग्जाम्पल और एक पर्सनल एग्जाम्पल था. सो आई पिक्ड अप पूरा टेबल. पर्सनल एग्जाम्पल को मैंने पूरा डिलीट किया और अपना सबका लिख लिया.
बट एज यू सेड कि वो आपको मतलब एथिक्स इज आल्सो ब्यूटीफुल बिकॉज बहुत क्रिएटिव देता है आपको पावर, अब यू कैन बी एज क्रिएटिव एज यू कैन बी, क्रिएटिव लिबर्टी। बट और एक चीज आई थिंक एथिक्स में व्हिच मेरा ही रहता था, आई वांटेड टू मेक इट थोड़ा एकेडमिक, तो आई वांटेड को ऐसा लगे कि एग्जामिनर की ये सिर्फ फिलोसफी ऑप्शनल वाला है, तो आई यूज्ड टू हैव दिस ऐसे 20-30 फिलोसोफर्स के आइडियाज, स्कॉलर्स, थिंकर्स, उनको कोट कर सकते। सोशियोलॉजी में ऐसा होता था कि हम सोशियोलॉजी थिंकर्स को कोट करते थे। एथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। एग्जैक्टली। तो इसीलिए आई वांटेड कि थोड़े यूजुअल एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, प्लेटो से थोड़ा बढ़ के डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स को मैं दे सकूं थोड़ा, ताकि लगे कि थोड़ा एक लेवल ऊपर लिखा है वो रहता है। एग्जैक्टली। डिड इट मेक यू एथिकल? I think it did, to an extent it does मैं help. बताता हूँ इसका। जब मैं इस वाले GS4 का लिख के आता ना, तो मुझे बड़ा ही अच्छा फील होता, मैं इतना अच्छा आदमी हूँ। The only problem with ethics is बहुत लेंदी होता है। हम एंड तक वो पेन चल रही थी कि बस अभी थैंकफुली नहीं था, मुझे तो लगा लेंदी, बट मुझे मजा नहीं आया केस स्टडीज लिख के। केस स्टडी, हाँ। बट आल्सो आई फील कि सिंस वो सी वाले वीक का 5th पेपर होता है, तो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो जाते हो यार। उससे पहले 4 पेपर देके तो लगता है जल्दी मुझे घर जाना है, बस खत्म हो ये। तो इसीलिए एथिक्स का पेपर हैज अ डिफरेंट स्ट्रगल। मेरा दिल्ली में ही सेंटर था, तो इतनी भयंकर गर्मी और गर्मी तो बारिश वाली ह्यूमिडिटी। प्री और मेंस दोनों ही ऐसे टाइम पे पड़ते हैं ना, बहुत गर्मी होता है। अभी तो जून के लिए जून वॉर्स एग्जैक्टली, अभी जो 15 ये 16 जून को पता चलेगा वॉर्स। हमारे एटलीस्ट मई और सितंबर था, तो एक्सट्रीम वाला नहीं था, बट अभी तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम। आई रिमेंबर हमारे प्री अगर दिल्ली में बारिश हुआ था उस टाइम पे, प्री वाले टाइम पे, मतलब पहले 3 दिन भी, फ्राइडे सैटरडे संडे, फिर ऑप्शनल वाले दिन भी बारिश हुई थी। 5 दिन बारिश। हम लोग एक बार जब हमारा मेन सेट था, इतनी बारिश हुई, फंस गए। वो होता है ना कि वो गाड़ी, वो दिल्ली की सड़कें तो भर जाती है ना, हाँ, तो एकदम ऐसे धीरे धीरे भगवान जी बस कैसे ना कैसे सेंटर तक पहुंचा दो टाइमली। पहले दिन जब था ना ऐसे का, तो सुबह सुबह लग तो रहा था कि होगी, लेकिन ये नहीं पता था कि 9:30 काफी हुई थी। और ऐसे तो अलग ही बॉल गेम है। कैसी स्ट्रैटेजी रही ऐसे की? आई हैड अ नैक ऑफ राइटिंग, तो मुझे था कि आई कैन बी क्रिएटिवली लिख पाऊंगा, बट व्हाट आई अंडरस्टूड इज कि एक तो इस पे आपको 12 पेज लिखने पड़ते हैं, यू हैव टू बी कोहेरेंट, और कंटेंट भी उस लेवल का होना चाहिए। सो आई प्रिपेयर थोड़ा लेट, बट व्हाट आई डिड कि हर वो प्रीलिम्स के मेंस के बीच में जो 3 महीने होते हैं, एवरी डे बिफोर स्लीपिंग आई यूज्ड टू रीड अ टॉपर का एसे, एंड उससे जो अच्छा लगता था आई यूज्ड टू टेक अ स्नैपशॉट एंड उसकी अपनी कंपाइलेशन बना ली। तो उसको बार बार रिवाइज करता था, जो भी जिसका अच्छा एनेक्डोट, अच्छा इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, उसको आई लिबरली बोरोड। फिर ऑब्वियसली गिव 8-10 टेस्ट, तो उससे पता चला कि क्या क्या खामियां हैं। बट आई थिंक जो चीज़ आपको रेडीमेड भी मिल रही है, फ्रीली अवेलेबल, तो यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प फ्रॉम दैट। वो डॉक्यूमेंट दे देना। ऐसे वाले में मुझे भी हेल्प किया था टॉपर्स की कॉपी में। हाँ, मतलब मैं कोई एक पर्टिकुलर का नहीं पकड़ा कि इन्हीं का देखूंगा, सभी का। मैं सभी का, हर रोज किसी ना किसी अलग, और एक साथ पढ़े भी नहीं जा सकते ना, वो डेली एक्टिविटी ही आपको बनानी पड़ेगी। जैसे मतलब व्हेन आई टीच, तो मैंने तो अभी ऐसे किया था, कुछ किताबें हैं अच्छी, जैसे अगर आप लोगों को कभी मौका मिले तो किताब पढ़ना, एवरीबॉडी लव्स अ गुड ड्राउट बाय पी साईनाथ। इट्स अ लवली बुक। उसी तरह से द डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड, ऐसे करके ना 3-4 किताबें हैं जिसमें ना कई सारे एनेक्डोट्स और वो सब मिल जाते हैं। अब बच्चे पढ़ते तो है नहीं, अब उन्हें सुनाने ही पड़ते हैं। सो उसका आई हैड आल्सो रेड एक बुक आफ्टर जस्ट मीन्स, अमर्त्य सेन के आर्गुमेंटेटिव इंडियन, which मुझे लगा कि अगर मैं मेन से पहले पढ़ता तो I could have directly quoted a lot of things जो यहाँ से पढ़ा। But what I had done, seen from a toppers का नोट, कि मैंने खुद की compilation बना ली थी अराउंड 30 बुक्स की, जो मैं नहीं पढ़ी हैं, बट मैं उनकी समरीज जो है, ताकि मैं उसे कोट कर लूं, ताकि एग्जामिनर को लगे कि पढ़ा है ये बुक, बट मैं नहीं पढ़ा था। तो वो ऐसी 20-30 बुक्स की मैंने कंपाइलेशन बना ली थी कि इनका मैसेज क्या है एक्चुअली इस बुक में। So we have to be थोड़ा unethical also at times. No, it's a smart work. It's a smart work. क्योंकि इसमें क्या है ना, मतलब मैं अभी जो बुक वगैरह में जैसे लिखती रहती हूँ, करती रहती हूँ, तो अभी मैंने वही किया, 50-60 किताबें ली अच्छी, उनकी समरीज ही डाली है। करेक्ट। क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें आइडिया चाहिए ना। एग्जैक्टली। हमें तो वो आइडिया चाहिए जो कि हम अपनी उससे रिलेट करके यूज कर सकें। करेक्ट।
क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो बुक्स कभी पढ़ेंगे ही नहीं, मतलब मैंने बहुत ट्राई किया है, लेकिन आई रियलाइज्ड कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मोस्ट ऑफ द, क्योंकि बाकी सब चीज़ें इतनी है ना पढ़ने के लिए। और फिर जब आइडिया ही तो है ना मेन, बाकी सब तो अंग्रेजी है, करेक्ट है ना, तो वो आइडिया बुक से जब पढ़ते हैं ना तो एक अलग ही डायमेंशन, वो तो बेस्ट है ना, वो बेस्ट, उसका कॉन्टेक्स्ट एवरीथिंग यू गेट एवरीथिंग। बट प्रॉब्लम क्या है, आइडियल इज नेवर रियल। ऑब्वियसली हाँ, तो टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, कुछ चीजें कट करनी पड़ती है। हाँ, जैसे एक बड़ी अच्छी किताब है एन रैंड की किताब है एंथम। अच्छा, एनीबॉडी बुक लवर? पहले आई एम ट्राइंग टू डेवलप द Same, हैबिट। I'm also trying to develop that habit. ठीक है, डन। कुछ अच्छी किताब है वो जरूर पढ़ लेना। एनिमल फार्म तो पढ़ी ली होगी। या ऑरवेल। हाँ, Orwell. जॉर्ज George ऑरवेल। Orwell. एनिमल फार्म, स्टोरी लगाई थी अभी इन दिनों। 1984, या एंथम I बाय would एन have quoted रैंड। every Animal Farm 1984 को you can quote everywhere a lot of Yes, lot of it's so useful. exactly एन रैंड की एक किताब है एंथम। अच्छा It's a philosophy of another level. उसी तरह फाउंटेन हेड, दा विंची, मतलब ये मेरे को तो ये वाले बहुत अच्छे लगते हैं सारे राइटर्स जितने भी है, पाउलो कोएल्हो, डैन ब्राउन। yeah अब तो मुझे बहुत कम टाइम मिलता है। मैंने भी रिसेंटली अल्केमिस्ट पढ़ी थी, हाँ, पोलो कोएल्हो की, तो बस यही पढ़ी है अभी तक। अल्केमिस्ट सबसे ज्यादा फेमस है। हाँ, आई गेस पहली सेल्फ हेल्प बुक को, है ना? नहीं, पहली तो नहीं है, लेकिन हाँ, मतलब स्टोरी फॉर्मेट में हाँ, you मतलब can say। वन गो में पढ़ सकते हैं आप, इतना इजी है। हाँ, वो ऐसे शुरू करो और ऐसे खत्म। but I don't like self help books, मुझे थोड़ा preachy लगते हैं। probably I have not encountered कुछ अच्छे self help books, but मुझे लगता है जिसपे कि ऐसे self help वाले category वाले I don't like it personally. There are different genres in that also. correct So जैसे कि जिसे हम सेल्फ हेल्प कह रहे हैं ना, बेसिकली वो बड़ा डाइवर्स है। जैसे आप स्टोइसिज्म की बात करो, सेनेका की बात करो। अब स्टोइसिज्म क्या कहता है ना कि जैसे मार्कस ऑरेलियस वाज द किंग, है ना, ग्रीक रोमन किंग था वो। तो ही वाज वन पर्सन जिसने बहुत वॉर्स लड़े हैं, और उस व्यक्ति ने स्टोइसिज्म में फिलॉसफी दी है कि when you are sad don't be too sad, when you are happy don't be too happy, that middle path, है ना, जिसे मैं हमेशा, मतलब I create a cult or religion of equanimity, है ना। मेरा फिलोसफी बैच का हमने वही बना रखा है, मतलब I always say कि we will launch a religion equanimity in near future, क्योंकि तो किसी लड़की ने कोई religion बनाया नहीं है। तो wonderful जल्दी करो मैम, आइडिया अभी ये स्प्रेड। हाँ, sociology में also used to read religion वाले में कि there has to be a religion which is for and by the women as well. There's a feminist school of thought as well, which is very valid. It will be for everybody, but the idea is that equanimity is very, क्योंकि आप सारे religions का, सारी चीजों का अंत में वो निकालेंगे ना, चाहे जैनिज्म में समता भाव, वेदांत का साक्षी भाव, बुद्धिज्म का, ये सब चीजों का, और वेस्टर्न सब मिलाएंगे, they will all boil down to one fact. सब बात करेंगे इक्वानिमिटी की। शुरुआत होती है इक्वानिमिटी से, फिर कुछ और ही बन जाता है। हाँ, पर इक्वानिमिटी इज द वो आई थिंक प्रैक्टिस की वजह से होता है। हाँ, अलग-अलग Perceptions, आप उसको रिचुअल्स बना दोगे ना। Exactly, the rituals defies the entire purpose, जो मुझे लगता है। बट इक्वानिमिटी इज रियली ग्रेट टूल। अब जो ये बहुत सारी सेल्फ हेल्प चीजें हैं ना, जब तक ये कोर इशू पे है, इक्वानिमिटी वाली चीजें सिखा रही हैं, जैसे जो स्टोइसिज्म में बता रही हूँ, अब उसमें वो डिफरेंट तरीके बताते हैं। करेक्ट। हाउ टू मेंटेन दैट स्टेट, दे आर यूजफुल। द स्टोरीज दे टेल, दे आर यूजफुल। लेकिन अगर कोई हमें बैठ के अब यही बताने लगे सेल्फ हेल्प के नाम पे ना कि ऐसे करो ऐसे करो, ऑफ कोर्स वी नो सो मेनी थिंग्स। जैसे अभी हम लोग बैठे थे, जब पेरेंट्स आए थे, यू रिमेम्बर, अभी वो क्या बोले, आते के साथ ही ना उनकी बेटी भी आई थी, दे वर लाइक के मैम इसका फोन छुड़ा दो, 3 साल तक इंस्टाग्राम बंद करवा दो। हाँ, 3 साल के लिए बस इंस्टाग्राम बंद करा दो, और बस ये आपके साथ यूपीएससी पढ़े और ये सब चीज़। लेकिन उस 17 साल के 18 साल के बच्चे, उन्हें रहने दो वैसे। उन्हें 40 साल का क्यों बना रहे हैं हम, है ना। और वो हमारे कहने से छोड़ेगी भी नहीं। एग्जैक्टली। पेरेंट्स के कहने से, हमारे कहने से कोई छोड़ता है? वो अंदर से जब बर्निंग डिजायर होगी कुछ करने की, तो अपने आप वो। यस। तो अगर सेल्फ हेल्प आपको ये कह रहा है कि फोन छोड़ दो, वो आपके अंदर वो बर्निंग डिजायर इन्वोक कर रहा है। हाँ, तो जहां आप खुद ही सेल्फ डिसीजन से यू विल लाइक, ये तो बेकार, आई डोंट वांट इट। करेक्ट।
So that is एक चीज मैं सॉरी आपको काट रहा हूँ बात को, एक चीज मैंने 5 AM क्लब से रोबिन शर्मा की एक चीज सीखी, बड़ी बहुत ज्यादा काम आई कि अब पता नहीं उन्होंने रिसर्च की या क्या की, लेकिन कि हमारा 2 टाइप के ब्रेन होते हैं। एक हमको नई चीजें एक्सप्लोर करने से मना करता है, वो कहता है कि स्टे इन दिस सिचुएशन ओनली, यू विल बी सेफ, एक्स्ट्रा एक्सप्लोर मत करो। तो ये जब लो फील होता था ना कि यार बहुत ज्यादा पढ़ लिया, अभी मतलब स्ट्रेस हो रहा है, तो फिर मुझे एकदम से वो बात स्ट्राइक करती थी कि ये स्ट्रेस मेरा वो वाला ब्रेन करवा रहा है ताकि मैं रुक जाऊं। फिर वो एंड हो जाता था। This knowledge, this awareness, when you get from these books ना, that helps you. Like मैंने एक और वो किताब है Atomic Habits, हाँ जी, है ना, you might all have heard about it. तो उसमें शायद मेल रॉबिन्स ने लिखी है, I'm not sure. James Clear. Some other book is then 5-minute rule. एक और है some seconds rule, 30 seconds rule करके कोई भी एक और भी किताब है. There is a lady named with Mel Robbins, I think. तो वो मैंने कहीं पे अगेन समरी ही पढ़ी थी, बट बड़ी इफेक्टिव लगी मुझे। उसमें वो बोलते हैं कि whenever you want to do something ना, you start by you just count for the 10, 9, 8 करो और कर दो वो काम। मतलब do not give your brain the time to stop you. होने ही मत दो। जैसे आपको सो के सुबह उठना है ना, तो rather than कि आप मतलब उस पर कंटेम्पलेट करो, अरे स्नूज करूँ नहीं करूँ, you just say कि 10, 9 ना एक बार खड़े हो जाओ। उस वक्त ये मत सोचो कि मैं दोबारा नहीं सोऊंगा या ये नहीं करूँगा, you just do it. And another somewhere I read कि आप जो एक्टिविटी करना चाहते हो उसे सिर्फ 2 मिनट के लिए करना स्टार्ट करो। कि जैसे मेरे पास कभी कोई आता है तो मैं वो बोलता है ना, मैं वो बुक्स पढ़नी है, तो मैं कहती हूँ कि ये मुझे भी बहुत इफेक्टिव महसूस हुआ, क्योंकि आई एम नॉट अ वेरी क्या कहते हैं ना वो एक्सरसाइज फ्रीक पर्सन। मेरे से तो बिल्कुल मतलब I can't do that much. तो उसके अंदर फिर वो है ना कि 2 मिनट करना स्टार्ट करो, वो अपने आप एक्सटेंड हो जाएगा। ये भी अच्छा, मतलब वो फिर आपको खींचेगा अपनी तरफ। करेक्ट, इट्स ऑल इन योर हेड, लाइक इसी को स्ट्रॉन्ग करो सब हो जाएगा। वो कहते हैं ना अपने दिमाग को बेवकूफ, हाँ वही बेवकूफ बना के रखो, मतलब यूज इट, डोंट लेट इट यूज यू। सही बात है। अच्छा, फ्रेंड्स का कैसा रहता था बिहेवियर ड्यूरिंग प्रिपरेशन? अच्छा, ऐसे भी हुआ है कि किसी फ्रेंड का सिलेक्शन हो गया, न्यू फेल्ट यार उसका क्यों हो गया? हाँ, ऐसा तो मेरे केस में ऐसा था कि जब लोगों को पता चला इस बार, तो कुछ तो बहुत खुश हुए क्योंकि मैंने बताया, बहुत 1-2 को पता था। कुछ ऐसे हैं कि इसने बहुत गलत किया कि बताया नहीं हमें और ऐसा, तो वो था कि क्यों बताना है सबको। तो मतलब कुछ तो बहुत खुश थे और कुछ के रियल फेसेस भी फिर दिख के आ जाते हैं कि हाँ ठीक है, मतलब किसको अच्छा लगा किसको बुरा लगा ना, सब सामने दिख गया। आप इंस्टाग्राम पे इनकी आईडी में जाना, एक बहुत ही अच्छी वो शॉर्ट रील टाइप की है रिश्तेदारों की, ऐसा है क्या? आप देखना, बड़ी मस्त है। ऐसा है क्या? डन फनी वे में एक अच्छा बेंटर है वो। उसमें बहुत सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे ऐसे कमेंट में, तो मैंने कहा अच्छा सब रिलेट कर गए, सबके साथ रिलेटेबल है। सही वही बस फिर वो कॉन्फिडेंटली, हाँ फिर वो इंटरव्यू देता है फिर क्या मैम 12th फेल देखिए, वो थोड़ा ज्यादा सिनेमैटिक, बस वही पार्ट ज्यादा मूवी है ना, तो मजा कैसे आएगा? विकास सर ने खुद लिखा है वो सीन। अच्छा तो होना ही था, थोड़ा पूरा रोमांटिसाइज करना ही पड़ता है, वरना तो माहौल अलग ही होता है ना, बहुत फॉर्मल होता है। मैम आपका माइक म्यूट है। हाँ ओके, हो गया। विकास सर को तो स्क्रीन प्ले अवार्ड भी मिला है। हाँ उस सीन के लिए। हाँ जी में मिला है ना। कौन से वाले सीन के लिए मिला है? इंटरव्यू Vikrant is going to give interview and coming and reading that letter. हाँ। वो एक तो वो प्रेसिडेंट वाला भी था ना, वो टीचर के पास जाके कहते उस पे, नहीं वो किसी में था, वो एस्पिरेंट में था। एस्पिरेंट्स का सेकंड वाला सीजन बहुत प्यारा है यार, है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मतलब वो एक तो 2 स्टोरीज चल रही हैं एक साथ,
और एक जो एक्चुअल जॉब होती है ना वही दिखाई है, ज्यादा हाइप नहीं किया उसको, यस है ना, रॉयल एंट्री वीडियोस वाला कुछ नहीं दिखाया, मतलब ऐसा कुछ होता भी कि नहीं। ये काम होता है, हमें दोनों से डील करना होता है हाँ, रियल चैलेंजेस। हाँ, मतलब प्राइवेट्स आर नॉट दैट बैड, लेबर इश्यूज आर नॉट लाइक पैसे, सब चीजें। यार ये बात सच भी है, पता है वो अभी ना पुरानी एक बात है, वो चैलेंजेस, सिविल सर्वेंट्स के चैलेंजेस से रिलेटेड एक वो मुझे ध्यान आया। सो हमें ना हमेशा आई एम वेरी कॉन्शियस टुवर्ड्स सम इश्यूज लाइक ह्यूमन ट्रैफिकिंग, है ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं, मतलब इट्स समथिंग आई वर्क फॉर, एंड अभी भी बहुत ज़्यादा है, आई कीप डूइंग समथिंग हियर एंड देयर, बट वो एक अलग अलग टाइप का वो था कि भाई ऐसा होता है चटनी पीस देंगे अगर कभी कोई ऐसा व्यक्ति वो हुआ, और इस तरीके से तो वंस एक बार पुलिस स्टेशन में ऐसा कुछ हुआ, रात को पकड़ लिए थ्रू, मतलब मेरे एक फ्रेंड है उनके थ्रू, तो उन्होंने पकड़ा था, एक पूरा गैंग पकड़ा था। फिर हम लोगों को रात को बुलाया कि भाई ऐसे ऐसे है, हम लोग गए वहाँ पे रात को 2-2:30 बजे। देन आई रियलाइज्ड कि वहाँ पे 40-50 लड़कियाँ थीं, उनमें से बहुत सारी तो दे वर लाइक कि हम दुबई जा रहे थे, उनको पता ही नहीं है, हम तो जॉब के लिए दुबई जा रहे थे, आप लोगों ने हमें गलत पकड़ लिया, और पता नहीं कौन है जिसने हमें हमारे पूरे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पे पानी फेर दिया, और ये सब, मतलब इट वाज अनदर पर्सपेक्टिव जो कभी शायद आता नहीं है। मतलब ऑफिसर को उसे समझाना भी पड़ रहा है कि तुझे बचाया है मैंने, बचाया है, और वो असलियत में उसको बहुत नोबल पर्सन समझ रहे हैं, वो उसके लिए कोशिश करे कि तुम उसे छोड़ दो, हमें ब्रेन वॉश हो चुका है बेसिकली। बहुत डिफरेंट वो रहते हैं। और कौन मूवीज देखते थे? मूवीज हाँ, फ्रीक्वेंटली ट्रू। भाग मिल्खा भाग मेरी कांस्टेंट रही है कि मोटिवेशन यहाँ से। मेरी चक दे इंडिया थी। चक दे इंडिया। जिस दिन मैं बहुत खुश होता हूँ या फिर बहुत दुखी होता हूँ, I used to watch चक दे इंडिया इज वेरी नाइस। एक बाहुबली का वो वाला सीन होता है ना, जो जय जयकारा, नहीं वो शपथ लेता है एज कमांडर। हाँ बाहुबली इज एपिक। हाँ ट्रूली, मतलब मुझे थोड़ा ओवर हाइप लगता है, म्यूजिक इज वेरी गुड, बट मतलब एक साल के बाद, मतलब फर्स्ट के बाद की, मतलब कट्टापा को क्यों मारा, बस इतना सस्पेंस बना दिया था। नहीं एंड फ्रेंड नॉट लाइक द रीजन कि क्यों मारा, आई कांट लिव विद दिस रीजन कि कट्टापा को क्यों मारा। वरना चक दे इंडिया में मैम थोड़ा, क्योंकि मैंने भी कॉलेज में बास्केटबॉल खेला था तो और रिलेट होता था। एक्चुअल में ऐसी ही चीजें होती हैं, कोच के साथ थोड़े इश्यूज होते हैं, फिर कैसे आप मोटिवेट होते हो, कैसे गेम खेलने जाते हो, और टीममेट्स के बीच में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। वो बहुत रिलेटेबल मूवी थी। उसमें जो डायलॉग यूज करती हूँ मैं बहुत बार, ये 70 मिनट। This one other movie also जो कि I used to watch ऐसे जब अच्छा नहीं लगता था, this is English because I think एक तो that used to make me remind of my mother, और also ऐसा लगता था कि very beautiful work by श्रीदेवी जी। तो ऐसा लगता था कि कितनी uncertain चीजें के बीच में जाके she is doing something, तो that used to also love। वैसे randomly किसी दिन, मतलब बार मैं I used to rewatch उसके scenes, मुझे अच्छा लगता था। There is a movie, The Pursuit of Happiness. Beautiful movie. Will Smith. Yeah. Oh God, मतलब वो मुझे इतनी अच्छी लगती है। I could not sleep जब मैं उस दिन देखा था उसको। And it is so inspirational. It is so inspirational. और वो है ना, उसमें एक वो लाइन अपने बेटे को बोलता है कि the hero was saying something to his kid कि नहीं you can't do this. And suddenly he realizes कि यार what am I doing? And then he says कि मतलब kid, if you have a dream, you got to protect it. Correct. And don't let anybody else tell you that you can't. And a period. And that word, that period. And it gives me goosebumps. Like, oh. लापता लेडीज इज बहुत ब्यूटीफुल। लापता लेडीज मैम नहीं देखा मैंने। मैम प्लीज देखो, तो बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ब्यूटीफुल है। It's on Netflix now. Netflix पे आ गई है। ठीक है। It's very good. It's better than Barbie. Exact. मतलब I didn't like Barbie. मतलब I liked it, but you watched Barbie? I did because the craze था वो Oppenheimer Barbie दोनों एक साथ देखने का। ये Barbie was a good movie. It's not a bad movie, but was a craze था Oppenheimer and Barbie दोनों एक साथ देखना। तो I watched it. I liked it, but थोड़ा preachy था और बहुत ज़्यादा dumb down करके patriarchy को समझाया। But लापता ladies was like starting से ending, कोई scene, like every scene has a message.
और बहुत सटायरिकल वे में ट्रू बहुत ब्यूटीफुल मूवी है। मतलब उन्होंने एज इट इज पहले तो चीजें दिखा दी कि पैट्रियार्की क्या है, वी ऑलरेडी न्यू कि ऐसा है, लेकिन उन्होंने उसको एज इट इज पिक्चर कर दिया। उसके बावजूद मतलब अगर ये एस्पेक्ट भी हम छोड़ दें तो इट्स लाइक ओल्ड स्कूल रोमांस जो होता है ना, वो क्या ब्यूटीफुल एक्टिंग किया है। बहुत कास्ट इज वेरी गुड, कास्ट में फ्रेश फेसेस, बहुत फ्रेश फेसेस, तो ब्यूटीफुल मूवी। हम आज ही देखेगा, आपको बहुत पसंद आएगी। पक्का आई एम लाइक आई लाइक वाचिंग मूवीज। हां फिर तो ये लव सीरीज बताओ नेटफ्लिक्स पे, Amazon। अभी तो पंचायत है इसका, पंचायत में वही देख रही हूं। पंचायत और आई डोंट नो इफ यू हैव वॉच्ड, देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग अपलोड, देखा है? नहीं, शायद प्राइम पे या नेटफ्लिक्स। अपलोड, इट्स अगेन अ वेरी, मतलब साईफाई इज माय जॉनर। तो उसमें इतना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि वो कहते हैं कि जैसे जब आदमी मर जाते हैं ना तो उनकी कॉन्शियसनेस को वर्चुअल वर्ल्ड में, मतलब वर्चुअल टीवी वाले में वो ट्रांसफर कर देते हैं। देयर इज अ वर्चुअल वर्ल्ड जहाँ पे वो एग्जैक्ट बॉडी वगैरह के साथ एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब नोबडी इज एक्चुअली डाइंग। बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है। मैट्रिक्स में भी तो यही आएगा है ना? नहीं, मैट्रिक्स इज ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस, मतलब उसके अंदर थोड़ा अलग है, वो थोड़ा शंकराचार्य वाले कॉन्सेप्ट से मिलता है ना। बट अपलोड इज वेरी डिफरेंट, यहाँ पे एकदम ही अलग ही AI वाला कॉन्सेप्ट आ गया है। बट प्रिपरेशन के टाइम में इन जनरल आई यूज्ड टू रीवॉच वही टीवी सीरीज जो मैंने पहले देखा हुआ है। आई यूज्ड टू वॉच, आई थिंक एवरी डे, अभी भी देखता हूँ बिग बैंग थ्योरी एवरी डे। बिग बैंग थियरी, द ऑफिस आल्सो, ऑफिस एंड बिग बैंग थ्योरी, मतलब आज मैं रिवाइज कर चुका हूँ ज्यादा, मोर देन लक्ष्मीकांत। यंग चिल्ड्रन आई स्टार्टेड वाचिंग यंग चिल्ड्रन पहले, फिर मुझे भी एग्जैक्टली, मैंने बिग बैंग थ्योरी अभी तक नहीं देखा। मैंने यंग चिल्ड्रन देखा, मैंने पहले बिग बैंग देखा फिर यंग चिल्ड्रन। बट यंग चिल्ड्रन के तो लास्ट ईयर तक आ रहे थे फ्रेश एपिसोड्स, थोड़े लास्ट के सीजंस आई डिडंट लाइक, बट इनिशियल शुरू में वाज वेरी यंग, उसके तो वाज वंडरफुल। मतलब वो प्यारा लगता था। जब यूनिवर्सिटी गया ना उसके बाद से थोड़ा मतलब थोड़ा सबड्यू सा हो गया, लेकिन जब तक यंग चिल्ड्रन मतलब वहीं पर था, मतलब वो जॉनर हमको अच्छा लगता है कि क्यूटनेस प्लस इंटेलिजेंस, आउट ऑफ डेक्स्टर वाला टाइप। वैसा। और कौन सी किसी ने हॉलीवुड और बॉलीवुड के अलावा भी कुछ देखा है? Well, I've seen like Korean watching Hollywood movies, which is Odisha film industry. तो how is it? जब while I was growing up तो वही प्राइम था, but now with OTT and everything has come accessible, तो उधर भी फिर थोड़ा लैग कर रही है, industry has not come up that pace. But अभी recent 3-4 साल में a lot of good films have come up from there, but they are थोड़ा struggling for visibility, budget, screen नहीं मिल पाता है, and Odisha is also ऐसा कि not like कि people are मतलब fluent with Hindi as well, तो ऐसा language barrier है नहीं कि हम Bollywood नहीं देखें, तो Hindi movies are also widely acceptable, but Korean, Chinese, Japanese देखी तो है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कोरियन वेब सीरीज तो आई थिंक थोड़ा इंडियन उससे ही रिलेटेड होती है तो उनमें भी रोमांस का जो एंगल है इसी अपने तरीके से रोम कॉम ऐसे ही इंटरप्रेट करते हैं। आई गेस अभी जितने भी मूवीज है ना वो कहीं ना कहीं इंडियन ऑडियंस को टारगेट कर रही है, मतलब सब। कोरिया इज गोइंग बिग टाइम, मतलब है ना, पीछे क्या हुआ, मैं थोड़ा सा मतलब आई लाइक एक्सप्लोरिंग जॉनर्स, है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा जापानीज मूवी, क्योंकि मूवीज ना बहुत ऐसी चीजें दूसरे कल्चर के बारे में बता देती हैं जो शायद हम कभी एक्सटर्नल परसेप्शन से नहीं जान सकते। बिल्कुल है ना, जैसे इंडिया के कल्चर के बारे में कितना बता देती है हमारी, बिल्कुल, कि भाई वो कैसे बात करेगा, वहाँ पे एग्जैक्टली रिलेशंस किस उसमें, तो मैं ऐसे देखती रहती हूँ थोड़ा अलग अलग उसमें। तो थोड़ी मैंने कोरियन देख ली, थोड़ी चाइनीज़ देख ली, थोड़ी जापानीज़ देख ली, और थोड़ी साउथ अफ्रीकन थोड़ी सी जॉनर देख लिए। जब मैंने देखे ना, आई रियलाइज्ड कि बड़ा अलग पर्सपेक्टिव है हर मूवी का, हर कल्चर का, और रादर ये होना, मतलब इट शुड बी प्रमोटेड कि भाई थोड़ा सबका करो। और साउथ कोरियन कल्चर तो इतना स्ट्रांगली आ रहा है कि मैंने 3-4 मूवीज़ देख ली, तो उसके बाद से मेरे पास वो साउथ कोरियन वाइब, नूडल्स और एडवर्टाइजमेंट भी चाइनीज में चलने लगे। एल्गोरिथम पूरा स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग है। फिर मेरे को रोकना पड़ा, मैंने कहा यार क्या हो रहा है वो मैं कॉन्वर्सेशन भी हैक ही करते हैं, लाइक जो हम बातें कर रहे हैं नेक्स्ट डे वो रील्स में दिख जाता है। देयर आर टाइम्स ऐसा लगता है कि मैं जो सोच रहा हूं वो भी आ जाता है, फिर आई सोच इट डज एंड एक्चुअली साइंस बिहाइंड इट, बिकॉज़
the actual deep learning algorithms are basically how your neurons are working. So they're basically trying to mimic how your brain would think. So अगर आपकी conversations नहीं हो रही, आप उसी sequence में सोचते हो, तो algorithms also try to mimic कि आपने आज अगर सोचा इस बारे में, तो probably आप 2 घंटे बाद ऐसे कुछ कल वैसे सोचेंगे. तो they're trying to mimic your brain. You must have observed कि जब हमें ना भूख लग रही होती है ना दोपहर के समय 2:30-3 बजे, और या फिर वो एकदम में ना 12:30 बजे, तभी स्विगी का और इन सब का मैसेज आता है. वो तो अलग चीज है, वो तो आई गेस वो टाइम्ड होते हैं. हाय राहुल सोच रहा है ना, हंग्री. The algorithm is pretty strong कि उस हिसाब से. हाँ, भूख लग रही होगी इन्हें. And they're very customized also कि जैसे आपको वो करे preempt कि मैं कर लूँ कुछ और. हाँ, अब मेरे को पता है कभी-कभी ना से लगता है, थोड़ा डर भी लगता है कि यार कुछ समय बाद 4-5 साल बाद, मतलब अगर ये इसी स्पीड से हमें प्रिडिक्ट करने लगे, जिस तरह से हो रहा है, जिस तरह से हम लोग प्रिडिक्ट हो रहे हैं, कि कुछ समय बाद हमें भी नहीं पता होगा हमें क्या चाहिए, उन्हें पता होगा कि हमें क्या चाहिए. I think it's already happening. I mean ये है कि मतलब since हम इतना कंज्यूम कर रहे हैं कंटेंट इन वेरियस प्लेटफॉर्म्स, रियलाइज नहीं कर इतना इंटरकनेक्टेड है चीजें, तो बेसिकली दे आर कंट्रोलिंग कि हमें क्या चाहिए rather than we telling them कि हमें क्या चाहिए. वेरी ट्रू. एक वो पुराना जोक है ना, अब बहुत अच्छे से तो नहीं याद है मुझे, लेकिन एक आदमी ना फोन करता है पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के लिए कि लार्ज पिज़्ज़ा चीज़ डबल चीज़ क्रस्ट. तो वहाँ से वो जो लेडी होती है, जो ऑटोमेटेड वॉइस होती है, वो कहती है यू कांट ऑर्डर दिस because you have your medical records show you have high hypertension, you have diabetes, you have this. कहते हैं okay, remove the cheese crust, order it now. कहते हैं you still can't order. कहते हैं क्यों? कहते हैं your financial reports shows आपके ये बिल पेंडिंग है, तो पहले उन्हें भरो. वो कहते हैं कि I'll pay on cash. कहते हैं still not allowed. आपने 2 वो तोड़ी थी, लाइट्स तोड़ी थी, उसका पैसा अभी तक नहीं भरा है. तो अंत में इट्स लॉन्ग कन्वर्सेशन एंड एट द एंड वो बंदा कहता है रहने दो यार, नहीं खाना मुझे पिज्जा. तो वही होने वाला है कुछ दिनों में. काफी मैकेनिकल हो जाएगा फिर. एक बड़ा अच्छा कौन सी ऐसी कोई मूवी थी, उसमें वो दिखाते हैं कि सब लोग इतना स्क्रीन एडिक्ट हो चुके हैं यार, वो हो चुके हैं कि सब अपने अपने कमरे में बंद हैं, चारों तरफ वो चल रही है, एंड you buy things by watching advertisements or something. So that's the primary source of income now. Social dilemma ऐसा कुछ social नहीं dilemma पता नहीं, कुछ touches upon this subject only. हाँ. और कौन सी मूवीज अच्छी लगती हैं? I fall for comedy movies. पंजाबी में कुछ अलग ही मजा आता है देखने में. दिलजीत दोसांझ. हाँ, दिलजीत. I have to attend his concert. इतना मैंने देखा है ना उसका hype है ना, same. Tag me in. Okay. मैम एक सीरीज है मेड इन हेवन, वो मुझे बहुत पसंद है. मेड इन हेवन वेब सीरीज है ना. मेड इन हेवन is also good. सीजन 2 आने से पहले रिवाइज. हाँ मैंने भी देखा था सेम. बट सीजन 2 डिसअपॉइंटेड थोड़ा सा. सीजन 1 वाज सम अदर लेवल पे था. सीजन एंड मैं तो तब पढ़ रहा था सोशियोलॉजी, तो मैरिज फैमिली वो तो लगता था यार ये तो प्रैक्टिकली रिलेटेड है. आई थिंक जीएस में भी क्वेश्चन था डिफरेंट चेंजेस इन मैरिज. ये इंटरव्यू में था, उन्होंने पूछा था वेब सीरीज लाइक पूछा था, तो मैंने 2 बताए थे. टेड लासो मैंने बाहर का कोई, तो उन्होंने कहा एनी इंडियन वेब सीरीज, तो मैंने मेड इन हेवन बोला. तो सर वाज लाइक चेयरपर्सन की मेड इन हेवन इज द बेस्ट वेब सीरीज इन द वर्ल्ड. तो मैंने कहा ओह गॉड, you like struck the right chord. I think the heavens blessed you. एक और बड़ी अच्छी है द गुड प्लेस. वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है. खैर मेरे को तो फिलोसफिकल वाली ज्यादा मजा आता है. कॉमेडी भी मुझे बहुत अच्छी लगती है. एक मैम मैं बचपन में DD1 पे आती थी, घर का चिराग. आई थिंक वो कोरियन या जापानीज था. हफ्ते में 1 एपिसोड आता था एवरी वीक. देखा है? तो उसको मैम आप देखना, 50 एपिसोड्स हैं. बहुत बहुत अच्छी स्टोरी है. रियल लाइफ स्टोरी है 16th सेंचुरी में किसी लेडी की. नोट कर लो यार ये सब. घर का चिराग. तो मैम उसका मैंने एंडिंग देखा नहीं था. लाइक 10-20 एपिसोड्स बाद वो नहीं मिला मुझे. तो बाद में मुझे ऐसे रिकॉल हुआ कि बचपन में देखा था. तो बहुत सर्च किया, मुझे कहीं नहीं मिला डबिंग. तो उसका ना फिर बाद में मैंने इंग्लिश में उसका देखा था, इंग्लिश में जो डब था, तो उसमें फिर एंडिंग देखी उसकी. तो यूट्यूब पे भी अब तो अवेलेबल है वो सीरीज. हाँ मिल जाएगी, घर का चिराग करके.
मुझे ज्वेल इन द बड़ी पैलेस अच्छी लगती हैं। हाँ मैम, वो कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं बस इसलिए। नहीं but as a craze उसके लिए as well. नहीं, उसके गाने कितने अच्छे हैं, बहुत प्यारे ना, लाइक जिंदगी गुलजार है, जिंदगी गुलजार है, That is आई लाइक दैट वेरी मच। एक वो है हम सफर, और दोनों उसका माहिरा गाना खान, बहुत ही ना अच्छा सा गाना है वो, हम सफर का, हाँ वो हम सफर था, वो मगर हमसफर था, उससे मगर उससे उतनी रुसवाई हम नवाई ना थी। तो बड़ा, अरे इतनी उन्होंने इतनी मतलब उर्दू के कुछ वर्ड्स के साथ उन्होंने क्या एंड मैम इसका रियलिटी था, ये गाना लिखा गया था पाकिस्तान और बांग्लादेश का जब वो डिवीजन हुआ ना, ये हम सफर वहाँ पे बांग्लादेश को बोला गया है, ये गाना उस एस्पेक्ट में लिखा गया था, एंड दे यूज्ड इट इन द सीरीज, ये मैंने कहीं पढ़ा था। I love ऐसी चीजें, very ऐसे pop culture references. हाँ. There's a person Instagram पे, not very famous, but एक रिया चॉप्स करके है, एक पेज, she puts on ऐसे pop culture references and all, ऐसे जैसे this very trivia जैसी चीजें, but ऐसी चीजें जो कि आप बहुत फेमस है बट उसका ट्रिविया नहीं पता आपको। Exactly. तो ये चीजें बहुत अच्छा लगता है। उसमें एक लाइन है ना, बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई ना थी, तो दैट इज वो पाकिस्तान बांग्लादेश को। वो बहुत ही अच्छा, सो मेलोडियस। एक और एक आती थी सीरीज, कितनी ग्रह बाकी हैं, ये नहीं देखी, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज थी। मतलब अब मुझे बहुत ज्यादा मिली नहीं है वो, लेकिन उस वक्त टीवी पे आया करती थी, तो बहुत ही अच्छी। अभी एक आई थी, अभी खत्म हुई है, मेरे को नाम नहीं याद है, उसका टाइटल सॉन्ग है नूरे खुदा और नूरे मोहब्बत करके। हाँ नहीं, एक 3 दोस्तों वाली भी थी, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। मतलब खैर वो नाम बहुत कंट्रोवर्शियल कंट्रोवर्शियल नहीं, ज्यादा प्रमोशन हो गया। ये तो कट कर देंगे, हम कहेंगे देशद्रोही लिखते हैं ना, सीधा लिखेंगे। नहीं यस मैम, इसी डर के हमारे पाकिस्तानी गाने नहीं यूज करते मैम रील्स में। ऐसा भी है क्या? हाँ बहुत ज्यादा है, ऑनलाइन हेट इज तो रियल। हाँ ये तो वो तो सबने यूज किया है, चाहत फतेह अली खान वाला। यार पहले मुझे इसका वो मतलब आई डिडंट नो कि क्या चल रहा है। फिर क्लास में एक दिन ऐसी कुछ बात हुई एंड वी वर डिस्कसिंग समथिंग, तो उसने कहा कि मैम ये तो वैसा हो गया। मैंने कैसा? तो मोए मोए हो गया।